जय हिंद, जय भारत। अब सभी जागरूक साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी विगत कई दिनों से देख पा रहे हैं कि हमारे संसद में सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर में बहस चल रही है। पक्ष और विपक्ष सिंदूर ऑपरेशन के सफल और असफलता के ऊपर में विचार कर रहे हैं। हालांकि मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि कोई चर्चा पर चर्चा मैं सुन पा रहा हूं या आप सुन पा रहे होंगे कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और गोपनीयता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारे देश के जवान, हमारे सेना के बहादुर जाबाज किन विकट परिस्थितियों में, किस परिस्थिति में, किस स्थिति में, किन वेपन और टैक्टिक्स के द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या इस पर कभी चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या कहें, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक पार्टी कहती है कि हमें बहस चाहिए और एक पार्टी कहती है कि लो, मैं नाले पे डाला देता हूं, मैंने ये काम किए, मैंने वो काम किए, बड़े बड़े। पर उनके दिमाग में ये बात नहीं आती कि देश की सुरक्षा के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। खैर, सरकार है उनकी, जो मर्जी करे। मैं करूंगा मुद्दे की बात। हमारे बिहार में चुनाव को 4 महीने रह गए हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी। सवाल उठता है कि हमारी बिहार की जनता करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? क्योंकि देश की आज़ादी के बाद से जितने भी नेता हमारे बिहार में, सबने हमारे बिहार को लूटने का काम किया है। आज हमारा बिहार लाचार है, बीमार है। न पढ़ाई, न लिखाई, न दवाई, न रोजी, न रोजगार, न फैक्ट्री, न इंडस्ट्री, कुछ भी तो नहीं है तो केवल क्या, बालू, आलू और लालू। हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बताइए, लालू प्रसाद जी कितने अच्छे पिता हैं जो अपने 8वीं और 9वीं फेल बेटा को बिहार का राजा बनाना चाहते हैं। और एक हमारा बिहार के लोग हैं जिनके बेटे मैट्रिक, इंटर, बीए, बीटेक, पीए, एमए, एमएससी करके बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। भारत के दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, गुजरात, अहमदाबाद, तमाम शहरों में बंधुआ मजदूर बनकर के रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। भारत तो भारत, आप दुबई, दोहा, कतर, ओमान, सूडान, ऐसा कौन सा जगह नहीं जहां हमारा बिहारवासी प्रवासी बनकर अपनी जीवन यापन न कर रहा हो। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छपरा में आकर कहे थे कि हम हाथ जोड़ के रुआ सबके प्रणाम करता नहीं कि बिहार एगो ऐसा राज्य बा कि पूरा दुनिया में डूबते हुए सूरज के नमस्कार करे। हाँ, करेला। काहे करेला? यही से करेला कि यदि अंधकार है तो प्रकाश भी आएगा, यदि सूर्य डूबेगा तो सुबह उदय भी होगा। इस विश्वास के साथ हम बिहार के लोग जीते हैं और अपनी सफलता की सीढ़ी के ऊपर चढ़कर उस मंजिल को प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बिहार एक बीमारू राज्य है। अमित शाह जी ने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम नीतीश कुमार जी के साथ नहीं जाएंगे। और नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। बताइए कितनी गंदी राजनीति है। एक कहता है कि हम उसके साथ नहीं जाएंगे, एक कहता है मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और फिर वही काम करते हैं। ये थूक कर चाटने वाली जो राजनीति है, बहुत ही गलत है। देश की जनता को धोखा देने के लिए सांप और छुछुंदर एक साथ बन जाए, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता।
आज मुझे गर्व है कि हमारे आइडियोलॉजी कल व्यक्ति प्रशांत किशोर जी ने बिहार बदलाव के बारे में जो सोचा है, अच्छी सोच, नेक विचार और उत्तम कार्य करने की तरफ अग्रसर हैं, तभी मैंने कहा है कि आज पूरे बिहार में शोर है जिसका नाम प्रशांत किशोर है। मैं भी प्रशांत किशोर जी के साथ कदम ताल करते हुए, क्योंकि बिहार को बदलना अकेले प्रशांत किशोर जी की जिम्मेवारी नहीं है, जितने भी तमाम बिहार के लोग हैं उनका कार्य है कि बिहार को बदलने के लिए इस महायुग में कूद पड़े। मैं इसी कड़ी में मैं भी 112 महाराजगंज का भावी कैंडिडेट हूँ। सोच तो यही है कि बिहार को बदला जाए, लेकिन जब तक आपके हाथ में ताकत नहीं, आपके हाथ में पावर नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मोबाइल महंगा हो लेकिन रिचार्ज ना हो, उसके अंदर सिम कार्ड ना हो, उस तरह मनुष्य होता है। सब कुछ होते हुए यदि आपके पास पावर नहीं है तो आप बेकार है। मैं कोई नेता बनने के लिए, कोई विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ। जिन बातों को हमारे प्रशांत किशोर जी आज मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं, उसे मैं 2015 में घर घर, महाराजगंज का ऐसा कोई घर नहीं जहाँ मैंने इन मुद्दा को न उठाया हो। पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, इन सब पर मैंने बात की। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मेरा ये था कि यदि दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव की महिलाएं अपने घर के अंदर में वॉश बेसिन में हाथ धो सकती हैं, बर्तन मांज सकती हैं, किचन में पानी की इतनी अच्छी सुविधा है कि कपड़े धो सकती हैं। हमारे बिहार की महिलाओं ने क्या पाप किया, क्यों नहीं पानी? तो मेरी बातों को सुन करके नीतीश कुमार जी 7 निश्चय में एक नजर योजना लाए, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। मेरे वार्ड नंबर 1 अफराद मठिया में पानी आज तक नहीं आया। रुपये 30 लाख अलॉट हुए, घोटाला हुआ। वार्ड मेंबर से मैंने पूछा, कहा जी का करी जी, 10,000 रुपया हमरा के दे के बाकी सब नथिया खा गए लन सब। मैंने मुखिया और ठेकेदार मिलकर के उन पैसे को खा गए। भ्रष्टाचार एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के खून में प्रवाहित होकर बहता है। कोई अपने ब्लड को प्यूरिफायर करके उसको ईमानदार बना देता है, हर कोई भ्रष्टाचार में डूबा रहता है। भ्रष्टाचार को दूर करना इतना भला आसान नहीं, हाँ कोशिश जरूर किया जा सकता है। अभी फिर जैसा कि 73,000 करोड़ का आरोप लगा है हमारे नीतीश कुमार जी पर, सोचने का विषय है। मैं अपनी महाराजगंज की जनता से हाथ जोड़कर यह अपील करता हूँ कि आप सभी अपना विधायक मुंहचोर नहीं मजबूत चुने, कि महाराजगंज के विकास के मुद्दे को अपने जीतने के दौरान पटना के विधानसभा में बुलंद आवाज़ के साथ उठा सके। ऐसा नहीं जैसा कि भी वर्तमान विधायक हैं विजय शंकर दुबे जी, बहुत सोच का विषय है कि भैया जिस कांग्रेस का झंडा उठाने वाला नहीं, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का विधायक जीत जाता है ना? शर्म की बात। कैसे जीत गया भाई? ये गठबंधन, ये ठगबंधन में हमारी बिहार और हमारी महाराजगंज की जनता फंस जाती है। मैं साथियों, महाराजगंज की जनता मेरी आवाज़ को सुन रही है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि यदि मेरा कैंडिडेट अच्छा न लगता कृपया दूसरे को वोट दें। मैं आपके बीच जरूर आऊँगा, चाहे कैसे भी आऊँ। बहुत दुखी हूँ, पीड़ित हूँ कि 2015 में जिस पोखरा पंचायत के रामकृष्ण मोड़ से गौर स्कूल तक की सड़क को मैंने छोड़ा, उस सड़क की ईंटें आज भी उसी अवस्था में तो नहीं है, कई सौ ईंटें वहाँ से गायब हो गई। वो सड़क आज तक नहीं बनी। कितने विधायक, सांसद आए, वार्ड आए, पार्षद आए, परिषद आए, नहीं बनी। मैं गया तो मेरे आंखों से आंसू गिर पड़ा कि बताइए भला, पोखरा पंचायत की बच्चे और बच्चियाँ इस पानी में गिरते पड़ते गौर स्कूल में पढ़ने को जाते हैं, क्या भला यहाँ के मुखिया को नहीं दिखाई पड़ता? वार्ड को नहीं दिखाई पड़ता? जिला परिषद को तो नहीं दिखाई पड़ता? विधायक को नहीं दिखाई पड़ता? प्रमुख को नहीं दिखाई पड़ता? एमपी को नहीं दिखाई पड़ता? दिखाई पड़ता है, लेकिन इनकी चाल, चरित्र और चेहरा फर्क है, नीयत साफ नहीं है, इसलिए यह विकास के बारे में सोच नहीं सकते। पोखरा पंचायत के ब्रह्म स्थान से लेकर के जो हमारे विनोद तिवारी जी के घर की तरफ जो रास्ता जा रहा है, 2015 में भी वो रोड में तालाब बना हुआ था,
और 10 साल के बाद भी आज तालाब बना हुआ है। यह दुख का विषय है। मैंने 10 साल तक इंतजार किया कि शायद स्थिति सुधर जाए, लेकिन साथियों, जब नेता ही चोर हो तो भरोसा किस पर कीजिए। मैं जब चुनाव लड़ा, बीजेपी के सिटिंग एमएलए देवरंजन सिंह जी थे जो कि चुनाव हार गए थे, और मेरे ही गांव पंचायत के हमारे हेमनारायण शाह जी जीत गए थे। चल खुशी थी, कोई बात नहीं, हो तो जीते हैं, लेकिन किया कुछ भी नहीं। अपना पेट्रोल पंप खोल लिया, अपना हॉस्पिटल खोल लिया, अपना आरती खोल लिया, यानी सबका साथ और अपना विकास करने का काम किया। और फिर कोशिश में है, अरे भाई जो पार्टियां नारा देती है सबका साथ सबका विकास, वो क्या करती है? सबका साथ और केवल अपना विकास करती है। नहीं, महाराजगंज की जनता से कहूँगा कि आप सभी जागरूक रहें। जो नेता आपके सामने वोट मांगने आते हैं उनसे कॉलर पकड़ के पूछिए, जय ये बताओ ही सड़किया काहे निकन बनल, भाई स्कूल के छत काहे नहीं के भइल, ये स्कूल में काहे मेज टेबल काहे नहीं खे, पंखा लाइट काहे नहीं खे, वॉशरूम काहे नहीं खे, काहे 5 किलो की जगह 4 किलो गेहूँ चावल मिला था, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पता नहीं कितनी कार्डें सरकार बनवा देती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि मैं 40 साल भीख मांग करके जीवन बसर किया हूँ, ज़्यादा कहोगे तो मैं झोला उठा के चल दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति 40 साल तक भीख मांग कर अपनी जीवन यापन किया, आवाज़ बुढ़ापे में क्या कर रहा है? 77-78 साल की उम्र में यही कर रहा है, वो भी पूरे देश से भीख मंगवा रहा है। आज 140 करोड़ में से 80-90 करोड़ की जनता 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं पे आधारित है। क्यों भाई, क्यों आप रोजगार नहीं दे रहे हैं? मधुबनी में आके कहते हैं कि आप लोगों के लिए मैं वंदे भारत अमृत ट्रेन शुरू करने जा रहा हूँ श्रमिक परिवार के लोगों के बच्चों के लिए। अरे, और बिहार के लोग तालियां बजाते हैं। बताइए भला कितनी मूर्खतापूर्ण बात है और कितनी मूर्ख बना रहे हैं। लोग भी ताली बजा रहे हैं कि हमारे बिहार के बच्चे भेड़ बकरी जैसा ट्रेन के वॉशरूम में बैठ करके गिरते पड़ते गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, तमाम भारत के शहरों में रोजी रोजगार की तलाश में भटकते हैं अपने माता पिता बीवी बच्चों को छोड़कर। और वही मोदी जी जब गुजरात के कच्छ में जाते हैं तो कहते हैं कच्छ के लोगों से कि साथियों, मैं इस कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने जा रहा हूँ ताकि 24 घंटा यहाँ पर सुख सुविधा में आपको प्रदान हो सके। क्या ये दो इंसाफी नहीं है? क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है? बिहार के बच्चों को आप ट्रेन दे रहे हैं कि भेड़ बकरी बन के जाए दूसरे जगह रोजगार की तलाश में, और गुजरात में जाकर कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाएंगे। वहाँ इंडिया वाइब्रेंट, वर्ल्ड वाइब्रेंट का मीटिंग करते हैं कि ताकि दुनिया के वहाँ पर कंपनियाँ आएँ। ये काम बिहार में क्यों नहीं होता है? आज बिहार अपने भाग्य को कोसता है और रोता है। इस बदलाव की कड़ी में हमारे एक छपरा के रहने वाले मुबारकपुर के श्री जयपाल प्रकाश सिंह आईपीएस, जो कि हिमाचल प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने इस्तीफा लगा करके प्रशांत किशोर जी के कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, और मुझे आशा है वो भी छपरा के भावी प्रत्याशी हैं। देखिए, एक आईएएस आईपीएस भी बिहार के बारे में चिंतित है कि मेरा बिहार कैसे बदलेगा, और मैं भी चिंतित हूँ, और मुझे आशा है आप सभी चिंतित है। कौन नहीं चाहता है? आज पर हम लोग रहते हैं बाहर में बिहारी, और बिहारी एक गाली शब्द का पर्यायवाची बन गया है। कोई भी कह देता है बिहारी, वही बिहारी, चुभता है मानो कोई गोली मार दिया हो। हम इन शब्द को सम्मानजनक शब्द के रूप में पहचान बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर भी यही चाहते हैं कि आप लोग अपने दूसरों के लिए वोट दिया, लेकिन अब अपने बच्चों के लिए दीजिए। निश्चित ही आपको रोजगार मिलेगा, निश्चित ही आपको पढ़ाई लिखाई दवाई मिलेगा, क्योंकि एक आइडियोलॉजी उनके सामने एक रोड मैप है। ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं। देश में कोई किसान भी यदि फसल डालता है तो वो भी सब कुछ देखता है, मौसम कैसा है, बारिश होगा नहीं होगा, नक्षत्र कौन सा है, लगन कौन सा है। उस तरह प्रशांत किशोर जी ने पूरी सब कुछ देखा है,
बिहार को कैसे हमें विकास की गति देनी है। और ये भी कहते हैं कि मैं किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव न तो लड़ूंगा और न मैं गठबंधन भविष्य में करूंगा। बहुत अच्छी बात है। कई पार्टियां डोरा डाल रही हैं। प्रशांत किशोर जी की देन है कि हमारे प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्हीं की ये दी हुई है, मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी घर घर मोदी, चाय पे चर्चा मैं भी चौकीदार। सॉफ्टवेयर हैं अपने आप में, जो एक प्रधानमंत्री और 12 मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया है, उन पे लोग उंगली उठाने की कोशिश तो नहीं करते, लेकिन हाँ, उनकी तारीफ जरूर करते हैं कि वाह, गजब का एक डायमंड जिसे कहा जाए। भगवान बुद्धि सबको देता है, कोई इस बुद्धि को अपने गलत कामों में लगाता है, कोई उसके अच्छे कामों में लगाता है। तो प्रशांत किशोर जी अपने बुद्धि विवेक कौशल का उपयोग बिहार के विकास में लगा रहे हैं। मैं भी, आप भी, सबको लगाना चाहिए कि 78 के बाद भी आज हमारा बिहार पूरे देश के अंदर में सबसे पिछड़ा हुआ गरीब राज्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मंचों से कहते हैं कि बिहार एक बीमारू राज्य है। अरे भैया, बीमारू राज्य है। एक व्यक्ति आईसीयू में एडमिट होता है, 3 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद भी आईसीयू से बाहर आता है। लेकिन आज यह कहते हुए दुख का विषय है कि 11 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन आज तक हमारा बिहार आईसीयू से नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि मोदी जी ने आज तक एक भी बैठक नहीं की बिहार के विकास के बारे में कि बिहार का विकास कैसे होगा। तो कहने का मतलब है कि बिहार का विकास कैसे होगा, मोदी जी बैठक नहीं करते हैं। अपने गुजरात पे जरूर करते हैं। बंगाल से जब ममता बनर्जी ने सिंगूर से टाटा का नैनो प्लांट को भगाया था, तो मोदी जी गुजरात के सीएम थे, उन्होंने लिखा वेलकम टू गुजरात। पूरी ट्रक में माल भर के गुजरात में चली गई, अहमदाबाद, सूरत। क्या वो ट्रेन पटना से तो होके गई थी? क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, क्या रोक नहीं सकते थे? भैया हमारे आ जाओ बिहार में, बहुत बड़ा जगह मैं दूंगा। नो, क्या जरूरत पड़ी? बिहार आज हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेबर सप्लायर है। किसी भी कंट्री को, किसी भी राज्य को चाहिए, वाह, बुला लो 4 बिहारी बुला लो। किसी के घर शादी है, खाना बना, बोला बिहारी बुला लो, 4 बिहारी बुला लो। घर बनाना 2 बिहारी बुला लो। हद हो गई भाई। इस सोच को हमें बदलना है। तुलसीदास ने लिखा है रामचंद्र मानस में कि मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहुष दशरथ अजर बिहारी। और यहाँ के लोग कहते हैं कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। और चले आते हैं। बिहारी भगवान को कहते हैं, बाकी बिहारी को कहते हैं। तो मैं ही कहूँगा, उसी भगवान का प्रतीक हम बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी की धरती से आते हैं। दशरथ मांझी, उनकी पत्नी के बीमार पड़ने पर उनको जब रास्ता नहीं मिला, पत्नी के मौत के बाद भी उन्होंने पहाड़ को काट काट के रास्ता बना दिया। उस मिट्टी से हम लोग आने वाले लोग हैं। हम लोग राजनीति की ही ना सोचें, राजनीति की ही ना करें, पार्टी से उठकर भी बात करें कि हमारा बिहार का विकास कैसे होगा। मैं ही कहूँगा अपने महाराजगंज की जनता से कि मैं आपके बीच आ रहा हूँ। मेरे विचार, संस्कार, आचार, व्यवहार, सोच, नियति अच्छी लगे तो ज़रूर मेरा साथ दें। और सर्वे की टीम भी आपके बीच आएगी। कहिए कि हाँ, हमें एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो हमारे महाराजगंज की आवाज़ को उठा सके। और निश्चित ही मैं इसमें खरा उतरूँगा। मायावती ने 5 साल में 6 जिले बना दिए यूपी में, लेकिन नीतीश कुमार 20 साल में एक महाराजगंज को जिला नहीं बना सके। वाह, क्या हमारे युग पुरुष नीतीश कुमार जी हैं। मुझे इस बात का भी दुख है। मैं निश्चित ही जिला बनवाऊँगा, मुझे इस पे ध्यान है। महाराजगंज संघर्ष समिति की जो टीम है उससे भी मेरी जो लोग हैं बात होती है, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। छपरा सिवान गोपालगंज के लोग वोट देते हैं अपने क्षेत्र में, और जब दिल में दर्द होता है, एक्सीडेंट होता है, पीड़ा होती है, क्या कहें, चलन क्या कले, चलो गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, का है भाई,
वोट देता नहीं, छपरा सिवान गोपालगंज में हम इलाज कराया जाए, गोरखपुर कहा जाए, वो नेताओं से, वो सांसद से, मंत्री वोट देने आते हैं ना, पकड़ के कलरवा खींचिए उनका कि क्यों नहीं यहाँ हॉस्पिटल बना, मेडिकल कॉलेज चाहिए यहाँ। क्या हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे? एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं मैरवा में बन रहा मेडिकल कॉलेज, भैया न्यू रखे हो तुमने, पत्थर रखे हो, पता नहीं कौन से ज़माने में बनेगा आपका हॉस्पिटल, कब उद्घाटन होगा उसका। तो ये ठगबंधन में मत फंसिए। बस जो नेता काम करे और करके दिखाए उसको वोट दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।